आप प्लान बी पे निर्भर मत मतलब दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं प्लान बी जैसी कोई चीज़ है, क्योंकि कई बार प्लान बी आपको ना मेन टारगेट से पीछे कर देता है। आप मान लीजिए कमियाँ लिख रहे हो, उसको फ्लो चार्ट के रूप में लिख दीजिए है और एग्ज़ामिनर को कितनी कापियाँ चेक करनी रहती है, जितना सहूलियत रहेगा उसको चेक करने में उतना अच्छा नंबर देता है। पेन का कहें तो बहुत बड़ा रोल मेरे इस सिलेक्शन में रहा है। तो मैंने अपना दिखाया उनको कॉपी, मैंने कहा सर मैं बहुत मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरी कॉपी देखिए कहाँ कमियाँ हैं। जी, तो उसी दौरान उन्होंने अपने जेब से एक पेन निकाला जी। और पायलट की V7 आती है। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट कुछ दिन पहले डिक्लेयर हुआ था और डेली उसी की सीरीज में हम एक-एक करके एसडीएम, डीएसपी सब वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैं चंद्र प्रकाश गौतम सर, जिनका यूपी पीसीएस 2022 में एसडीएम की पोस्ट पर 36 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो सर, हमारी तरफ से और जो हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, उनकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आप सिलेक्शन होने के बाद जानेंगे कि कैसा लग रहा है आपको? सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मतलब दिमाग में शांति लग रही है कि नहीं काफ़ी पीसफुल महसूस हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे यही रहेगा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मैं प्रारंभिक शिक्षा मेरी गाँव से सरकारी स्कूल में हुई है 12वीं तक। जी। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय चला आया, यहाँ से बीए और एमए किया। एमए मैंने दर्शन शास्त्र में किया हुआ है जी, और सिविल सर्विस तैयारी के दौरान मेरा फ़िलॉसफ़ी ही ऑप्शनल विषय भी था जी, और माध्यम पूरा हिंदी रहा है, मतलब जीएस का भी और ये ऑप्शनल का भी पूरा माध्यम हिंदी रहा है मेरा। जी। और सर आप हिंदी मीडियम से यहाँ तक पहुँचे, फाइनली एसटीएम भी पहुँचे। तो अब तक थोड़ा-सा पूछना चाहेंगे कि कौन से अटेम्प्ट में कितनी कितनी बार में ये सफलता आपको मिली है? मैं पूरे 6 अटेम्प्ट लिया और 6 बार लगातार मेंस लिखा मैं और ये इंटरव्यू मेरा तीसरा प्रयास था जी, और तीसरे प्रयास में मुझे अंतिम रूप से चयन हुआ जी। एसडीएम के पद पे। इससे पहले आप कहाँ तक पहुँचे थे और फाइनली वो क्या कमियाँ रहीं जिससे एक न्यू स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और आपने अपने आप को कहाँ इम्प्रूव किया सर? दरअसल शुरुआती चरण में क्या था कि प्रीलिम्स तो निकल जाता था, पढ़ाई अच्छा करते थे, जी, तो मेंस तैयार नहीं रहता था। तो शुरू में 2 अटेम्प्ट मेरे चले गए ऐसे ही मेंस के, मेंस नहीं क्वालीफाई कर पाया। जी, फिर उसके बाद मेंस क्वालीफाई हुआ, लेकिन अच्छा नंबर चूँकि दर्शन शास्त्र में नहीं आ पाया था, उसकी वजह से इंटरव्यू में भी अच्छा नंबर नहीं आया, तो सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। जी, तो मेरे 2 इंटरव्यू भी वैसे ही चले गए, अच्छे नंबर ना होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। जी, पर इस बार मैं एकदम समग्र रूप से काफ़ी मेंस पे मैंने काफ़ी काम किया शुरुआत से ही। जी, वर्ष 2021 में भी मैंने दिया था मेंस, तो उस दौरान काफ़ी अच्छा काम हो गया था, पर फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जी, तो वो तैयारी प्लस 22 के लिए, दोनों को जोड़कर मैंने मेंस के लिए खूब मतलब आंसर राइटिंग इतना ज़्यादा मैंने किया, कोचिंगों में जाकर भी, घर पे भी डेली आंसर राइटिंग करता था मैं। तो मेंस पे मैंने काफ़ी काम किया और ऑप्शनल पे मैंने इतना शॉर्ट नोट्स बना रखा था कि मतलब 4 घंटे मिले तो मैं उसको रिवाइज़ कर लूँ। जी, तो ये था कि मतलब कोई भी टॉपिक छूटे ना, चाहे जीएस का हो, चाहे ऑप्शनल का हो। कोई भी बिंदु, कोई भी टॉपिक छूटे ना, मैंने हर 100% बिंदुओं पे नोट्स तैयार कर रखा जी। था। तो इसका परिणाम ये हुआ कि रिवीजन में ईज़ी हुआ मुझे तो। और दूसरी बात ये थी कि कुछ भी क्वेश्चन कहीं से पूछता था, तो उसपे मेरे पास कुछ ना कुछ मटेरियल रहता था लिखने के जी। लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप 100% सिलेबस करके जाते हैं, तो आपका निश्चित रूप से चयन होना है। रैंक आगे-पीछे हो सकती है, पर चयन ज़रूर होगा। सर, इस सफलता के लिए आपने बताया कि पहले आप दिल्ली जाकर तैयारी किया, प्रिपरेशन किया। सो मतलब कोई कोचिंग लिए थे, किस कोचिंग से, कहाँ से कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी? दरअसल जीएस के लिए मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया जी, और फ़िलॉसफ़ी के लिए मैं कोचिंग तो नहीं, लेकिन यशवंत सर का व्यक्तिगत मार्गदर्शन मुझे मिला हुआ था। उन्होंने अपने कोचिंग का नोट्स दिलाया मुझे। जी, एक्चुअली वो कोविड का टाइम था, तो जी, मैं गया उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, कोचिंगें चल तो नहीं रही हैं, जी, आप ऐप पे पेड क्लास ले लीजिए। तो मैंने कहा सर अभी कोविड के टाइम में मैं उतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, वही मेरे लिए बड़ी बात है। जी, तो उन्होंने एक लड़का भेजकर अपने कोचिंग का जो क्लास नोट्स हुआ करता था, जी, वो खरीदवाया मुझे और अपना व्हाट्सएप नंबर उन्होंने दिया। जी, उन्होंने कहा कि आप इस पे आंसर राइटिंग करिए और इसी नंबर पे भेजा करिए, मैं उसका रिव्यू करके आपको 2-3 दिन में भेज दिया करूँगा। मैं घर पे लिखता था, दोस्तों को भेजा करता था। जी, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑप्शनल के लिए मैंने मतलब टीचरों का काफ़ी सहारा लिया, कोचिंग का मटेरियल पढ़ा, लेकिन जीएस के लिए मैंने कोचिंग नहीं किया। जी। हाँ, कोचिंगों की मटेरियल मैंने ज़रूर पढ़ा, खासकर विज़न आईएएस के, कुछ एक चीज़ें दृष्टि आईएएस के, इंटरनेट की सहायता से कुछ अन्य कोचिंगों का भी मैंने मदद लिया, पर कोचिंग क्लास नहीं किया मैंने। तो सर थोड़ा-सा जानेंगे कि आपने इसके कामयाबी के लिए
और केवल यूपी पीसीएस का ही एग्जाम देते थे या फिर अदर एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह या फिर यूपीएससी के भी आपने कोई अटेम्प्ट दिया है? यूपीएससी का अटेम्प्ट देता था मैं और यूपी पीसीएस का। दरअसल आप सर यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट दिए? यूपीएससी में लगभग 4 और अटेम्प्ट दे चुका हूँ उसमें और कहाँ तक हुए थे? एक बार मैं मेंस दिया हूँ। जी तो बीच में मैंने यूपीएससी को रोक दिया था। जी मुझे लगा कि नहीं कुछ हो जाए यूपी पीसीएस में तो फिर यूपीएससी देंगे। जी तो खैर अब तो हो ही गया, तो अब यूपीएससी के जो बचे अटेम्प्ट मैं उसको लूँगा जी सीरियस तरीके से। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे आप तैयारी सिविल सर्विस कर रहे हैं, तो एक आध विकल्प अगर आपके पास पॉसिबल हो तो रखिए। जैसे कि मैं बीएड कर रहा था, छोड़ दिया उसको। जी बीटीसी में एडमिशन लिया, उसको भी मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने इग्नू से सोशियोलॉजी से एमए करने का प्रयास किया, लेकिन एडमिशन लिया, उसको भी मैंने ड्रॉप कर दिया। जी तो मुझे लगता है कि ये मेरा फेलियर था वहाँ पे, और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कर रहे हैं तो साइड में कुछ कर लें, बीटीसी, बीएड या कुछ भी, मतलब चूँकि मेरा विषय फिलॉसफी था तो उससे वैकेंसी जो अगर टीचिंग में भी नहीं आती है उतना, बहुत ही कम आती है, इक्का-दुक्का आती है वैकेंसी। तो आप विकल्प रखिए, इससे क्या होता है कि एक लंबा संघर्ष जब आपका हो जाता है, तो मन में घबराहट होती है कि यार कहीं अगर कुछ ना हो पाया तो मैं क्या करूँगा? जी तो एक आध ऑप्शन रख लीजिए कि लास्ट टाइम में अगर आप उसका यूज़ कर प्लान बी सकें। के रूप में रखना आवश्यक है। हाँ, उसको प्लान बी भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्लान बी पे निर्भर मत, मतलब दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं प्लान बी जैसी कोई चीज़ है, क्योंकि कई बार प्लान बी आपको ना मेन टारगेट से पीछे कर देता है। तो जी मतलब ठीक है, उसको रखिए, लेकिन उसको भूल जाइए कि नहीं मेरे पास बीएड या कोई और डिग्री जी है जी ना? नेट जेआरएफ भी आप कर सकते हैं कुछ साइड में, जी जो भी। और सर अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मतलब क्या कारण है कि लोग प्री क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं और प्री मतलब प्री के लिए कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि प्री क्वालिफाई हो सर? देखिए प्रीलिम्स में जितने अटेम्प्ट मैंने लिया, मेरा कभी प्रीलिम्स रुका नहीं जी और बहुत धूम-धाम से, और जितना कट ऑफ होता जनरल का उससे काफ़ी 10-12 नंबर आगे ही रहता था, कभी कम नहीं रहा। तो अब मैं उसको एक स्ट्रेटजी के रूप में बताना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम आप एनसीईआरटी तो पढ़ ही लीजिए। मैंने लगभग एनसीईआरटी पढ़ा था और 2-3 बार एनसीईआरटी का नोट्स बनाया मैं। कुछ चीज़ों का 3 बार, कुछ का 2 बार। 3 बार इसलिए कि शुरू में बनाया तो काफ़ी मेरा नोट्स लेंदी हो जाता था। तो फिर मुझे लगा कि यार इतना नोट्स तो रिवीजन ही नहीं हो पाया, पूरी एनसीईआरटी उतर आई नोट्स में। फिर मैंने उसका डीप स्टडी किया, फिर नोट्स बनाया, 60 नोट्स बना। उसके बाद लगभग हर विषय की एक-एक एडवांस किताब, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी के सविंदर सिंह, माजिद हुसैन सर, जी है ना? उसी तरीके से लक्ष्मीकांत हो गए। तो एक-एक स्टैंडर्ड किताबें हर विषय में मैंने पढ़ा। उसके बाद जब 2-3 रीडिंग मैंने लगा लिया उसका बेहतर तरीके से, तो मैं क्या करता था कि साथ में जो आपका घटना चक्र वगैरह जो क्वेश्चन बैंक आते हैं प्रीवियस ईयर के, जी जी मैंने उसको खूब बेहतर तरीके से किया। जो उसमें व्याख्या खंड रहता है, उसको भी पढ़ता था, कुछ नई बातें मिल जाती थी। जी तो इस तरीके से हज़ारों प्रश्न, मतलब एक-एक विषय पे मैंने आपने किया। तैयार कर दिया। जी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जब मतलब कोई रिपीटेड क्वेश्चन या कुछ घुमा-फिरा क्वेश्चन आता था, तो मैं कर ले जाता था और प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाता था। और सर प्री के बाद जो है मेंस का एग्जाम होता है अभी जो है कि अब प्री का एग्जाम मतलब हुआ है अब प्री का रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है और हालांकि कुछ लोगों को पता भी हो गया है कि हमारे होगा कि नहीं आंसर किस से लेकिन प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है तो मेंस के लिए क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी होनी चाहिए खासतौर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए और एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए मतलब बीच में डायग्राम हो इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा चीजें आप करते हैं उसे सर बताइए। देखिए मेंस के लिए अगर अभी तक आपका मेंस का नोट्स तैयार नहीं हो, जी तो खतरा है थोड़ा-सा मेरे हिसाब से। जी तो मेरी स्ट्रेटजी ख़ैर ये रहती थी कि नहीं अक्टूबर-नवंबर तक, जैसे मान लीजिए कि आपको 24 का अटेम्प्ट लेना है, ठीक है? जी तो 2023 तक जो अक्टूबर-नवंबर का महीना आता है, आपका नोट्स लगभग कंप्लीट होना चाहिए। जी उसके बाद आप कोई मेंस का टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए। जी आप मेंस बराबर लिखते रहिए टेस्ट सीरीज़ के रूप में, जी और सिर्फ़ उसी के भरोसे मत रहिए। जी आप घर पे भी लगभग 3-4 क्वेश्चन ही सही लिखिए, अपने दोस्तों को, तमाम दोस्त होते हैं, जी उनको दीजिए, रिव्यू करें, उनका आप रिव्यू करिए, इससे बहुत सारे मतलब वैराइटीज़ के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जी आपको। एक बात हो गई। और आप जब मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, उसी दौरान मार्केट में बहुत सारे प्रीलिम्स के मतलब टेस्ट सीरीज़ आ जाते हैं। जी तो आप वहाँ से ले आइए, सप्ताह में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज़ अक्टूबर-नवंबर से प्रीलिम्स का करना शुरू कर दीजिए। तो ये क्रम आपका चलता रहेगा मेंस के लगभग ढाई 3 महीने बाद तक। जी तो जब आप ढाई 3 महीना रह जाता है प्रीलिम्स मेंस का 2-3 महीना जब रह जाता है, तो जी आप मेंस छोड़ के पूरा प्रीलिम्स पढ़िए। जी और आप प्रीलिम्स में मतलब इतना क्वेश्चन कर लीजिए कि नहीं, आप सैटिस्फाई हो जाएँ कि नहीं प्रीलिम्स मेरा हो रहा है। जी तो प्रीलिम्स आपने पेपर दे लिया, 2-4 दिन रेस्ट कर लीजिए, फिर तुरंत लग जाइए, आप रिज़ल्ट का इंतज़ार मत कीजिए, जी मेंस के तुरंत लग जाइए। जी। सर थोड़ा-सा बात करेंगे कि जो प्री के लिए आपने बुकें और जो करंट अफेयर्स और एक यूपी स्पेशल भी खास तौर पर 2 पेपर एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या मतलब कौन-सी बुक लिस्ट फॉलो किया था?
देखिए हमारे टाइम पे अभी चूँकि 22 तक हमने 22 में क्वालीफाई किया है, तो उसमें 5वाँ 6वाँ पेपर नहीं होता था। उसके जगह पे ऑप्शनल हुआ करता था। जी। फ़िलॉसफ़ी मेरा था ऑप्शनल। लेकिन ख़ासकर यूपी की चीज़ें ऐड हुई हैं। मैं अभी तक मैं सिलेबस देख पाया हूँ जितना, जी। तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक बुक आती है मार्केट में उनकी राकेश सारस्वत की। जी। मैं उसको पढ़ा था चूँकि यूपी स्पेसिफ़िक चीज़ें कुछ पूछता है, जी, तो जी। उसको लिखने के लिए। और साथ ही जो जनरल क्वेश्चन भी रहते थे, तो मैं मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम लिखने के बाद जी। यूपी गवर्नमेंट उसके लिए स्पेशल क्या कर रही है, जी। वो चीज़ें भी ऐड करता था। इससे क्या होता है कि आपका आंसर यूपी स्पेसिफ़िक हो जाता है और एग्ज़ामिनर समझता है जी। कि नहीं बच्चे को क्या है कि यूपी स्पेसिफ़िक नॉलेज भी जी। है ना? तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। जी। और सर जो जीएस के बुकें हैं जैसे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, इसके लिए बताइए और करंट अफेयर्स आपने कहाँ से पढ़ा? देखिए, जो जीएस की सारी चीज़ें हैं, उसके लिए मैक्सिमम मैंने जितना एनसीईआरटी था, मैंने लगभग उसको पढ़ा था। जी। एक-एक एडवांस किताबें पढ़ा था। उसके बाद जितना कुछ बचता है, मैं विज़न का नोट्स पढ़ा हुआ था, जी। ज़्यादातर चीज़ों के सर लिए। करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज़ें आपने फॉलो किया? करंट का मैं शुरुआत से जब से मैं तैयारी शुरू किया हूँ, जी। लगभग डेली मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहा हूँ। जी। मैं इंडियन एक्सप्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको पढ़ता हूँ। एक्सप्लेन पेज खासकर विशेष रूप से मैं उसको पढ़ता हूँ। जी। साथ ही मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी, जैसे जीके टुडे एक चैनल आता है, जी। उसको मैं फ़ॉलो करता था। पहले एक जागरण जोश भी आता था, तो उसको ज़्यादा मैं करता था, पर अब नहीं करता था इधर बीच। जी। और साथ ही कोई एक मैगज़ीन, विशेषकर हम विज़न पढ़ते थे, आप कोई भी ले सकते हैं जी। क्रॉनिकल की या फिर कोई जो आपको दृष्टि की कोई जो जो अच्छी लगती हो। जी। तो उसको आप फ़ॉलो करिए, लेकिन चूँकि विज़न पीसीएस प्रीलिम्स में उतना वर्क नहीं करती है, जी। वो मेंस में ज़्यादा वर्क करती है। तो आप पीसीएस के लिए एक चैनल आता है जैसे बातें यूपी की, जी। आप उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वो स्पेसिफ़िक बनाते हैं, जी। उसको देखा करिए। सर नोट्स भी बनाया करें? हाँ, नोट्स भी बनाया करिए ना, नोट्स तो जी। बनाएँगे तभी तो काम आएगा लास्ट जी, में, वरना जी। कितना ढूँढेंगे फिर यहाँ चीज़ें। नोट्स भी बनाइए उसका। और साथ ही प्रीलिम से 1 महीना पहले एक मैगज़ीन आती है, दृष्टि और घटनासार, 2 जी। मैगज़ीनें हैं, तो जी उसमें से आप हाँ। कोई भी एक कई फ़ॉलो कर दृश्य या सकते कल हैं। देगा अभी हाँ। हाँ, कोई भी फ़ॉलो कर सकते हैं उसमें से, लेकिन आप अगर साल भर अवेयर हैं चीज़ों से तो बेहतर रहेगा। जी। तो अब अगला क्वेश्चन सर एक रहेगा कि जैसे कि ख़ास तौर पर ये आंसर राइटिंग को लेकर कितने घंटे डेली आंसर राइटिंग करें, कितने दिन पहले करें? इसके लिए सर बताइए और एक क्वेश्चन नॉर्मल आता है मतलब कितने घंटे पढ़ाई करें हमें डेली पढ़ना चाहिए एवरेज? देखिए घंटे मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि मतलब कितना सीखा आपने। जैसे कि आप कल के लिए आज टारगेट सेट कर लीजिए, ठीक है? जी। कि मुझे फला-फला टॉपिक कल मुझे करना है। जी। तो या फिर अगर शाम को नहीं सेट करते हैं, कोई बात नहीं, सुबह जगिए तो उस दिन टारगेट सेट कर लीजिए कि नहीं आज 4-5 टॉपिक मुझे करने हैं। जी। तो दिन भर में कोशिश करिए कि कम से कम उसका 80% तो आप कर ही जाएँ। जी, जी। तो इससे क्या होगा, अनुशासन बना रहेगा एक, और जी। आपकी पढ़ाई लगातार रेगुलर जी। बनी तो रहेगी। आप टेस्ट सीरीज़ सर जॉइन किए थे तो इसके लिए बताइए आपने कौन टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया? देखिए मैंने टेस्ट सीरीज़ आईएएस में किया था जीएस के लिए। जी। ऑप्शनल के लिए बता ही दिया हूँ, बुल्लू आईएएस पे, और यशवंत सर की कोचिंग वो मैंने लिया था टेस्ट सीरीज़। जी। टेस्ट सीरीज़ क्या लिया था, मतलब आंसर लिखता था, वो लोग फ्री में ही करते थे रिव्यू उसका। जी। और बाज़ार से भी मैं टेस्ट सीरीज़ ले आता था और अपने से आंसर लिखता था। साथ ही विज़न आईएएस का मैंने लगभग 2 वर्षों का पूरा प्रिंट आउट निकलवाया टेस्ट सीरीज़ का। वहाँ से क्वेश्चन मैं देखता था और फिर उसको लिखने का प्रयास करता था, फिर उसका आंसर भी पढ़ता था। जी। तो इससे क्या होते थे कि जो कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न होते थे, मुझे वहाँ से भी मिल जाते थे। जी। तो मैं उसको अपने नोट्स में शामिल कर लेता था। और सर एक क्वेश्चन है कि इतने लंबे समय से आप धैर्य बनाए रखिए, कभी ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे? और ऐसे मतलब कैसे दिन एक अंदर से डर भी बना रहता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इतने समय से तैयारी कर रहे हैं। फाइनली 6th अटेम्प्ट आपने प्रयास किया। देखिए डर बना रहता था, और डर तब और बढ़ जाता था जब मैं बीएड और बीटीसी जैसी चीज़ें मैंने ड्रॉप कर रखा था, तो ये डर और भी बढ़ जाता था। लेकिन एक मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहता था कि मैं प्रीलिम्स आसानी से पास कर जाता था, जी। और बीच-बीच में इंटरव्यू भी मिल जाता था। तो मुझे जी। लगता था कि अगर मैं इसी मेहनत के साथ अगर इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, हुँ। तो थोड़ा-सा अपने आप को और शार्प कर लूँ, बेहतर कर लूँ, तो निश्चित रूप से मैं फाइनल सिलेक्शन भी ले लूँगा। जी। तो इस बार मैंने अपने आप को शार्प करने पे काम किया, जी। कि मतलब कहाँ-कहाँ चीज़ें और ऐड ऑन करें, कहाँ-कहाँ बेहतर करें चीज़, नोट्स को अपने आप को बेहतर करें, आंसर राइटिंग कैसे करें। जी। इन्हीं मुद्दों पे काम किया और रिज़ल्ट अच्छा मतलब रहा। जी। सर जो न्यू स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहें जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनके लिए अपने लिए कुछ मैसेज रहेगा सर उनके लिए? देखिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैसेज ये रहेगा रहेगा मेरा, कि सबसे पहले तो उन्हें सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, जी। है ना? 6 पेपर हैं, 8 पेपर हैं पूरे हिंदी और ऐसे को मिला के।
तो 8 पेपर, हर पेपर में क्या-क्या खंड हैं और उस खंड में क्या-क्या चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए बहुत बेहतर तरीके से। अगर आपको सिलेबस याद रहेगा तो आप कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे, कोई भी मैगज़ीन पढ़ेंगे, कोई भी अखबार पढ़ेंगे, तो आप ये समझ पाएँगे कि किस पेपर में और किस खंड से संबंधित है, ठीक है? और आप पढ़ाई तैयारी करिए तो मतलब अपने आप को जज करते रहिए बीच-बीच में। आप जज करिए कि नहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ तो कहाँ पहुँचा हूँ, जज कैसे करेंगे? जज करने के 2 तरीके हैं। एक तो टेस्ट सीरीज़ बाज़ार से ले आइए आप। दूसरा तरीका ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपी पीसीएस के हैं, मेंस के भी और प्री के भी, उनको आप बीच-बीच में, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही हल करिए मेंस के। और घटना चक्र या कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, प्रीलिम्स क्वेश्चन हल करते रहिए टॉपिक वाइज़। जैसे मान लेते हैं कि आप संसद पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप संसद का उठा लीजिए चैप्टर और प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन पूछ रखा है, आप उसको हल करिए। तो आप समझ पाएँगे मैं पढ़ रहा हूँ तो कितना मुझे याद हो रहा है, कितना मैं कर पा रहा हूँ। आउटपुट निकलना चाहिए। हाँ, आउटपुट आना चाहिए, तो इससे आप जज कर पाएँगे अपने आप को और सही वे में बने रहेंगे। सर एक क्वेश्चन है कि कोई भी टेलीग्राम चैनल इसके अलावा जैसे आपने बताया जो आपकी तैयारी में कोई वेबसाइट हो या फिर यूट्यूब चैनल हो जो इससे आप हेल्प लेते थे उसके लिए बताइए जो हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो उनकी तैयारी में एक नई उड़ान दे। देखिए यूट्यूब चैनल में आप संसद टीवी देखिए, जी निश्चित रूप से देखिए देखिए पहले राज्यसभा टीवी हुआ करता था, अब संसद टीवी हो गया है। जी उसके बाद दृष्टि आईएएस वाले और स्टडी आईक्यू वाले, ये लोग बीच-बीच में जो तमाम मुद्दे आते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उस पे वीडियो बनाते रहते हैं। जी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कुछ और वीडियो देखने से अच्छा है कि उनको देख लीजिए। जी और आप सिर्फ़ देखिए ही नहीं, उनको नोट्स, उनका नोट्स भी बनाइए, जी ताकि आप मतलब फर्दर उसका यूज़ कर सकें। जी और वेबसाइट के रूप में जैसे कि मैंने बताया आपको, जीके टुडे वगैरह मैं करता था पहले, जी जागरण जोश भी करता था। जी बीच में इनसाइट आईएएस में काफ़ी बेहतर करने लगा था, लेकिन उन्होंने बाद में हिंदी वाला जो उनका सेक्शन था उसको बंद कर दिया। जी तो विशेष रूप से ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही मैं करता था। थोड़ा से ऐसे राइटिंग के लिए बात करेंगे कि ऐसे के लिए मतलब कैसे कई बार स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं कि ऐसे के लिए कोई बुक आती है या फिर ऐसे के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें। ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर हो जाता है क्योंकि इसमें कम तैयारी करके आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। जी तो ऐसे के लिए मैं खैर कुछ ज़्यादा अलग से तो नहीं किया था। मैंने कोटेशन जी और ये जो कविता वगैरह कुछ होती हैं, वो हमने याद कर रखा था। जी बाकी जो जीएस का हम चारों पेपर पढ़ रहे थे, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें ऐसे के लिए मिल जाती हैं। जी साथ ही आप जब एनसीईआरटी जैसी किताबें पढ़ रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत ही बढ़िया भाषा मिल जाती है, अच्छे शब्द मिल जाते हैं। जी एक फ्लो बन जाता है विचारों का, तो वो आपको ऐसे में हेल्प करता है। जी दूसरी बात ये है कि मेरी काफ़ी रुचि रही है नॉवेल वगैरह पढ़ने में। जी जी नॉवेल, कविता, नेट पे या फिर ऐसे किताबें खरीद कर मैं पढ़ा करता था। जी जी तो मुझे लगता है कि ऐसे में वो सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती थीं, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसे में काफ़ी बेहतर नंबर रहता था। ऐसे और हिंदी में मेरे नंबर काफ़ी बेहतर रहा करते थे। सर एनवायरनमेंट के लिए क्या चीज़ें पढ़ें मतलब एनवायरनमेंट के लिए क्या कैसे कोई लोग शंकर आईएएस बताते हैं तो आपने क्या मतलब बेस्ट किया? एनवायरनमेंट के लिए हमने कई किताबें पढ़ रखा था, लेकिन जो वर्क की मैं उन्हीं को बताऊँगा। जी शंकर आईएएस भी मैं लिया था, इंग्लिश में है, बहुत ईज़ी इंग्लिश है उसकी, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी इग्नू का मैंने कम से कम 30-35 बार पढ़ा होगा नोट्स लेकर, जी मुझे बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ। दृष्टि आईएएस का नोट्स एक क्विक रिवीजन आती है, जी वो प्रीलिम्स में भी हेल्प करती है, मेंस में कुछ टॉपिक उसके हेल्प करते हैं, आप उसको देख सकते हैं। जी और साथ ही मैंने उसको अपडेट किया था, जो विज़न 365 आती है, जी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी हो गई या फिर तमाम पॉल्यूशन वगैरह पे, प्लास्टिक पे क्या नीति बनाया गवर्नमेंट ने, ये सब चीज़ें, तो जी हमने उसको वहाँ से अपडेट किया था। सर एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि मतलब क्या इस मेंस में आंसर राइटिंग करते समय पेन का भी रोल होता है तो मतलब आपने कौन सी पेन यूज किया था या फिर पेन का कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं तो आप कौन से पेन यूज करते थे कोई कमेंट्स किया था स्टूडेंट। पेन का कहें तो बहुत बड़ा रोल मेरे इस सिलेक्शन में रहा है, और जी पेन सजेस्ट किया था जब मैं ध्येय आईएएस में टेस्ट दे रहा था, जी तो वहाँ पे एक टीचर थे शेखर उपाध्याय सर। जी तो मैंने अपना दिखाया उनको कॉपी, मैंने कहा सर मैं बहुत मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरी कॉपी देखिए कहाँ कमियाँ हैं। जी तो उसी दौरान उन्होंने अपने जेब से एक पेन निकाला, जी और पायलट की V7 आती है, जी 0.7 ऐसे करके कुछ। जी तो उन्होंने कहा आप इससे लिख कर देखिए, तो मैं एक पेज उस पेन से लिखा, तो राइटिंग काफ़ी उभरी-उभरी अच्छी लग रही थी। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये मोटी चलती है, इसकी नीब मोटी होती है, हम्म, पेज भरना ईज़ी होता है, और अक्षर भी बड़े-बड़े बनते हैं, उभर के आते हैं, एकदम दिखते हैं। जी तो आप कह सकते हैं कि पेन का काफ़ी रोल रहा है मेरे सिलेक्शन में, और इसके लिए मैं पूरा जो इसका क्रेडिट होती है, जी मैं शेखर उपाध्याय सर को देना चाहूँगा। ओके सर
सर जैसे मेंस के आंसर राइटिंग करते समय जो पेपर लगातार होते हैं ना, जीएस 1 फिर 2-3 घंटे बाद दो जीएस 2 होता है। मतलब 3-4 दिन लगातार पेपर चलते रहते हैं सर। लेकिन बीच में जो गैप होता है 2 पेपर के बीच में काफ़ी कम समय मिलता है। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, मतलब कैसे चीज़ों को याद करें। तो उस समय सर कैसे आप उस चीज़ों को हैंडल करते हैं? देखिए, जो गैप मिलता है दरअसल हमें उसमें बहुत पढ़ने का प्रयास तो बिल्कुल ही नहीं जी, करना जी। चाहिए। आप आराम से निकलिए, कुछ खाने-पीने को ले गए हैं तो खाना-पीना करिए, जी, 10 मिनट आँख बंद करके बल्कि रेस्ट कर लीजिए कहीं बैठ के। जी, और फिर भी लगता है कि नहीं कुछ टॉपिक हमें देख लेना चाहिए क्विक जी, रिवीजन के लिए, तो अगर आपका शॉर्ट नोट्स कुछ हो, जी, तो कुछ 2-4 बातें देख लीजिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लें उसी में। जी, अगर आप ऐसा कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को थका देंगे, जी, क्योंकि अभी शाम को पेपर होना, अगले दिन फिर पेपर होना जी, है जी, ना? तो कोशिश करिए अपने पे भरोसा रखिए कि मैंने पढ़ा है तो चीज़ें मैं रिकॉल कर जी। पाऊँगा। सर आप इतना भरोसा वैसे रखिए। सर कुछ कीज पॉइंट में शॉर्ट नोट्स भी बनाना चाहिए, बनाते थे आप? निश्चित रूप से की पॉइंट आपके पास होना चाहिए, लगभग हर टॉपिक पे होना चाहिए जी, और बार-बार उसका रिवीजन करें। अगर रिवीजन आपने कर रखा है तो काफ़ी कुछ आप उस गैप में देख सकते हैं। जी, हालाँकि आपको चीज़ें याद रहती हैं, आप रिकॉल भी कर ले जाएँगे, पर हुँ, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें गैप में। जी, जो बहुत लगता है कि नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है कहीं, उसको देख लीजिए। जी। वहाँ पे क्वेश्चन अननोन रहते हैं ना, कोई वैसा नहीं रहता है बीए और एमए की तरह के क्वेश्चन मालूम रहता है यही पूछना है। क्वेश्चन जी, जी। अननोन रहते हैं, आपको आंसर जनरेट करना होता और है। ओके सर। सर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अभी जो मेंस का प्री यूपीएससी का भी मेंस होने वाला है और जो है पीसीएस का भी। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको कैसे आप हैंडल करें? उसको कैसे लिखना चाहिए? या फिर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं? ऐसा कभी भी हुआ कि मतलब आप क्वेश्चन छोड़ कर आ गए? हाँ, मुझसे मेंस में कई बार क्वेश्चन छूटे हैं, लेकिन क्वेश्चन छूटना एक तरीके से सुसाइड करने के बराबर होता है, मेरा मानना है। जी, आपको क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, आपने इतना कुछ पढ़ रखा है, आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, कुछ तो कीवर्ड होगा उसमें, जी, आप उसको तोड़िए, ब्रेक करिए जी, क्वेश्चन जी, को। और जो-जो कीवर्ड आपको समझ में आ रहा है, उनको डिफाइन करिए, कुछ आपके पास डेटा हो, रिपोर्ट हो, तो उससे सपोर्ट करिए उसको। हुँ, कुछ एक डायग्राम वगैरह, विशेषता वगैरह कुछ दे दीजिए। जी, और जहाँ कुछ नहीं आपको मान लो 12 नंबर का क्वेश्चन है, जी, तो आपको जहाँ 0 नंबर मिलने की संभावना थी, वहाँ 4-5 नंबर तो आपको मिल ही जाएँगे। बस जी, आप उसे उसको ब्रेक करिए क्वेश्चन को, इतना समझिए कि नहीं कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जी। एकदम से मत छोड़िए किसी भी प्रश्न को। और सर जैसे डायग्राम की अभी आपने बात की है, तो डायग्राम क्या डायग्राम ये जो ज्योग्राफी होता है, जो भौतिक जो ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी उसमें बनाया जाता है, जिससे लैंडलॉर्ड कंट्री से रिलेटेड। क्या मतलब इसके अलावा भी जैसे हिस्ट्री हुई, पॉलिटी इसमें भी डायग्राम बनाना चाहिए या फिर आवश्यक होता है? देखिए डायग्राम दरअसल ना एक स्किल है। जी, डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाना एक स्किल होती है और इसकी आपूर्ति आप माँग के अनुसार करें। जी। अनावश्यक तो बिल्कुल नहीं, ज़बरदस्ती ना डालें एकदम जी, से जी, कि नहीं वही। मैप की ज़रूरत नहीं, मैप बना दिया है भारत का, उत्तर प्रदेश का, क्या ज़रूरत है इसकी? जी, जहाँ ज़रूरत हो आप वहाँ दीजिए, जैसे आपको विशेषता लिखना है, जी, तो आप पेज के बीच में विशेषता लिख दीजिए, जी, उसको राउंड कर दीजिए और चारों तरफ एरो निकाल के विशेषता लिख दीजिए, ये भी जी, तो एक डायग्राम हो गया ना। आप मान लीजिए कमियाँ लिख रहे हो, उसको फ्लो चार्ट के रूप में लिख दीजिए। जी, इससे क्या होता है कि आपकी कॉपी भर जल्दी जाती है। जी, आपकी कॉपी भी भर जाती है और कॉपी देखने में हल्की लगती है, ज़्यादा भारी भरकम नहीं लगती है। जी। और एग्ज़ामिनर को इतनी कॉपियाँ चेक करनी रहती है, जितना सहूलियत रहेगा उसको चेक करने में उतना अच्छा नंबर देता है। सो सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा भी बताए कि नोवेल भी पढ़े हैं, तो कोई भी एक मोटिवेशन लाइनिंग के साथ, एक इंस्पिरेशन लाइनिंग के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त कीजिए, जो कुछ भी आती है या फिर सजेशन जो कुछ भी आपको? रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जी, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू सर एक बार फिर से हमारे तरफ से और जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आई होप कि आप आने वाले समय में भविष्य में एक आईएएस प्रॉपर आईएएस बने। थैंक यू, भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत तो धन्यवाद। फ्रेंड्स सर ने वो सारी चीज़ें क्लियर किया प्री से लेकर मेंस तक और ख़ासतौर ये वीडियो मेंस के लिए स्पेसिफिक था जो भाई मेंस के पेपर देना चाहते हैं या फिर दे रहे हैं इस बार, उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेंस में एक-एक करके हर चीज़ पॉइंट पर हमने फ़ोकस किया है। आई होप कि यह वीडियो पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स कोई भी सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं जिससे उससे रिलेटेड अगले वीडियो में हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।